हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने जैसे कि आपको पता है आदिकाल के ऊपर फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हमने आदिकाल में उस समय जैसी भी हमारी परिस्थितियां थी उनके बारे में जाना। किसी ने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट्स को देखिए, और उससे पहले भी जो मैंने टॉपिक्स कराए हैं उन टॉपिक्स को भी आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उन टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग DSSB की या KVS या HTET CTET की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होगा मेरा कंटेंट। तो आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ भी शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए मेरे साथ जुड़कर। अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, आदिकाल। आदिकाल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आदिकाल का जो समय है वो आप सभी को पता है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें मैंने डिटेल में कराया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आदिकाल का हमारा समय 1050 से 1375 तक। ये हिंदी। अब हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रथम सोपान का, यानी प्रथम सोपान कौन सा सोपान? हमारा आदिकाल। आदिकाल का इतिहास क्या है? क्या इतिहास था हमारे आदिकाल का? तो भारतीय साहित्य का उद्भव ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद से आर्यों की स्वर्णिम कल्पनाओं व अधम चेतनाओं का वर्णन मिलता है। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें आर्यों के बारे में हमें डिटेल में सारी चीजें मिलती हैं। हिंदी साहित्य सर्जन की हिंदी भाषा में निश्चित विक्रम की 10वीं शताब्दी से दिखाई देती है, तथा पंडित जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने हिंदी का या अपभ्रंश भाषा का या हिंदी का प्रथम कवि या काव्य किसे माना है? कवि तो उन्होंने स्वयंभू को माना है। और उनका जो ग्रंथ है पयमचर्यो, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो स्वयंभू है उनको प्रथम उन्होंने कवि माना है, और उनका जो काव्य है पयमचरु, उन्हें इसे उन्होंने प्रथम काव्य ग्रंथ माना है राहुल सांकृत्यायन ने। वहीं जो हमारे डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हैं उन्होंने सिद्ध सरहपा को प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य पर सबसे पहले बुद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा था। जो हमारा हिंदी साहित्य है उस पर सबसे पहले जो हमारा बौद्ध दर्शन था उसका प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर हमें दो, यहाँ पे मैं आपको कोटेशन बताऊंगी दो। ये जो हमारे, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है और एक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। इन्होंने क्या किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। एंड मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ आप साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर रेडी कीजिए। ये जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे। जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ उसको आप राइट डाउन कीजिए। ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये लाइन पूछी जाती है, या तो ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखी थी, या ये पूछा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से क्या कहा था। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। तो जितना हो सके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है जनता की चित्र वृत्तियों की परंपरा के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रचनाकार है उस पे ज़्यादा ध्यान न देकर जो उस समय जनता, आम जन की जो चित्रवृत्ति थी, उनके जो मन में भाव थे, उनको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। रचनाकार की जो कृति है उनको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। तो उनका ये मानना था कि जो साहित्य है, साहित्य क्या होता है? साहित्य ये होता है कि जो साहित्य लिखा जाए उसका सामंजस्य जो आम जनता है उसके मन के साथ, उसकी चित्रवृत्तियों के साथ होना चाहिए।
आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। जो हमारा आदिकालीन हिंदी साहित्य है उसकी क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। तो इसमें सबसे पहले है चरित्र काव्य लिखने की प्रवृत्ति। चरित्र काव्य, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चरित्र काव्य कौन सा होता है, जिसमें जो भी कवि होता है वो जो उनके आश्रयदाता या उनके राजा महाराजा होते हैं उनकी प्रशंसा का बखान जिस काव्य में करते हैं वो हमारा चरित्र काव्य कहलाता है। तो हमारे आदिकाल में जो काव्य लिखा गया था उसकी सबसे पहली प्रवृत्ति आती है चरित्र काव्य की। वहां उस समय चरित्र काव्य लिखा जाता था। इस काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने की प्रथा प्राप्त होती है, जिसमें रासक ग्रंथ, कृति, कीर्तिलता आदि जो ग्रंथ है वो मिलते हैं। इसमें जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता, उनके जो आश्रयदाता होते थे उनके चरित्र को इस प्रकार वर्णित करते थे कि वो भगवान के स्वरूप उन्हें मान के इस प्रकार उनका वर्णन करते थे कि वो एक तरह से भगवान स्वरूप हैं। अगला हमारा आता है लौकिक रस की रचना। इस युग में संदेश रसिक, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, स्वयंभू छंद आदि अन्य लौकिक रस की रचनाएं लिखी गई थी। यानी यहाँ पर लौकिक रस की रचनाएं देखने को मिलती थी। और जो ये लौकिक रस है ये क्या होता है, ये लौकिक रस, लोक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लोक का मतलब क्या होता है, आमजन। यानी जो लोगों द्वारा समझा जाने वाला हो, जो मनोरंजन के लिए हो, जो आम जनता है उसके मनोरंजन के लिए हो या आम जनता के समझे जाने योग्य हो, उसे हम कहते हैं लौकिक काव्य या लौकिक रस। तो इसमें क्या क्या मिलता है, हमें संदेश रसिक मिलता है जो कि हमारे अब्दुल रहमान जी की है, और विद्यापति की पदावली मिलती है, कीर्ति लता मिलती है, स्वयंभू छंद आदि, ये सभी हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे बुद्ध व नाथ सिद्धों तथा जैन मुनियों की वृक्ष तथा उपदेश मूलक तथा सहयोग का प्रचार करने वाली रचना लिखने की प्रवृत्ति। यानी इस प्रवृत्ति में क्या था, इस प्रवृत्ति में जो हमारे बुद्ध थे, नाथ थे, जैन मुनि थे, उन सब के वो जो उपदेश दिया करते थे। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे बुद्ध हैं उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ के उपदेश दिया था। तो ऐसे जो उपदेश मूलक जो रचनाएं थी वो हमें इस प्रवृत्ति में देखने को, आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है। अगला हमारा धार्मिक रचनाएं। इस काल में यानी आदिकालीन समय में धार्मिक रचनाएं भी हुई थी, जिसमें थी हमारी परमात्मा प्रकाश जो कि हमारी जोइंदू की थी, भविष्यत पुराण जो कि हमारे धनपाल जी की थी आदि। ये उच्च कोटि के ग्रंथ थे जो हमें इसी युग की देन है, यानी इस युग में देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जैन अपभ्रंश साहित्य है। जो हमारा आदिकाल है उसमें हमारा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इसमें हम देखेंगे जो जैनी थे उनका अपभ्रंश साहित्य क्या था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो जैन अपभ्रंश साहित्य में देखिए आता है सबसे पहले संदेश रासक जो कि है अब्दुल रहमान की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी रचनाएं आप इनको राइट डाउन कीजिए, इनको 2 से 3 बार पढ़िए, ये आपको आसानी से लर्न हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा संदेश राशक जो कि अब्दुल रहमान की, और ये 11वीं शताब्दी में आया था, ये ग्रंथ इसकी रचना हुई थी। फिर आता है हमारा परमात्मा प्रकाश या योगा सार जो कि जोइंदू की है। फिर आता है भविष्यत कहा जो कि धनपाल जी का है। उसके बाद आता है हमारा तिष्ठठी लक्षण महापुराण, या ये जो महापुराण है इसको महाभारत भी कहा जाता है। जस हर चरयु या अणय कुमार चरयु, ये सब है पुष्प दंत की। जो हमारे पुष्प दंत है ये उन सभी की, उन पुष्प दंत की ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें महापुराण है, जस हर चरयु है, अण्य कुमार है, अण्य कुमार चरित्र, ये सब पुष्प दंत की है। ये क्वेश्चन आ जाता है पुष्प दंत की रचनाओं में से। नेक्स्ट है हमारा पयमचर्यु या हरिवंश पुराण जो कि स्वयंभू की है। फिर है हमारा पाहुड़ दोहा जो कि मुनिराम सिंह की है। फिर हमारा करकंड चर्यु जो कि मुनि कन कांवर की है। उसके बाद है हमारा सावध सावध मप दोहा जो कि देवसेन जी की है। ये जैन अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं। इनको कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा जैन अपभ्रंश साहित्य था उसकी विधाएं जो थी उनकी क्या प्रवृत्ति थी। तो उसमें सबसे पहले तो चरित्र काव्य लिखा जाता था। जो जैन अपभ्रंश साहित्य था उसमें हमें चरित्र काव्य देखने को मिलता है। उसमें हमें कथानक ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हमें रासो ग्रंथ देखने को मिलता है, बहुत सारे जैन स्त्रोत मिलते हैं, संधि ग्रंथ देखने को मिलता है। उसमें हमें चुनरी, चरचरी और कुलक। ये चुनरी, चरचरी और कुलक क्या होता है? जो चुनरी होता है उसका मतलब होता है, चुनरी में सारी धार्मिक बातें, सदाचार की बातें थी। और जो कि हमारा चरचरी है उसमें है गुणों का बखान, उसमें यानी गुणों का बखान किया जाता था। जैसे चरचरी में गुणों के बखान की जो एग्जाम्पल है वो जिंदत सूरी जी का है, और जो चुनरी है उसमें धार्मिकता और सदाचार का जो है वो विनय चंद्र सूरी जी का है। उसके बाद जो हमारा कुलक आता है, कुलक में क्या था? कुलक में था उपदेश जिन, यानी कुलक में जो था उसमें उपदेश दिए जाते थे। चुनरी, चरचरी और कुलक आपको समझ आ गया होगा कि चुनरी में है धार्मिक और सदाचार, और हमारे चरचरी में है गुणों का बखान किया जाता है, और कुलक में उपदेश दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उपदेश प्रधान ग्रंथ, यानी बहुत सारे उपदेश प्रधान ग्रंथ इस युग में जैन अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए थे, जिससे कि हमें उन जो हमारे वो ग्रंथ थे उनको पढ़ने पर हमें कुछ ना कुछ उपदेश मिलता था, जिसमें कि सूफी पुराण, भक्ति युग, दरबारी युग, नव जागरण युग, ये सभी गुण, ये जो सभी युग हैं उनकी तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो जो स्वयंभू का जो था इसमें, उसमें स्वयंभू जी का इसमें सबसे ज्यादा योगदान था। यानी ये जो था हमारा उपदेश प्रधान ग्रंथ, इसमें बहुत सारी रचनाएं की गई थी, जिसमें इसमें हिंदी कविता के 5 युगों को लिया गया था, जो कि हमारा सिद्ध सामंत युग था, सूफी पुराण था, भक्ति युग था, इसमें दरबारी युग था, नव जागरण युग था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था या सबसे ऊपर था वो था स्वयंभू का। स्वयंभू ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया है, उन्होंने बहुत सारे उपदेश प्रधान ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी डिंगल भाषा। जो हमारी डिंगल भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो डिंगल भाषा है विक्रम की 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा देश के विभिन्न भागों की भाषा रही, किंतु आगे चलकर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। किसके? अपभ्रंश भाषा को। एक तो थी साहित्य का रूप, यानी जिसमें साहित्य लिखा जाता था। अपभ्रंश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट तो ऐसा था जिससे जिस अपभ्रंश भाषा में सिर्फ साहित्य की रचना होती थी, और दूसरा जो था उसमें आम बोलचाल का रूप था, यानी आम बोलचाल में जो आम जन प्रयोग करते थे उसको भी अपभ्रंश भाषा कहा जाता था। परंतु उस अपभ्रंश भाषा के 2 रूप थे, जिससे लिखित रूप तो व्याकरण के रूप में बंधकर स्थिर हो गया, परंतु जो दूसरा रूप था वो निरंतर विकसित होता रहा, क्योंकि पहला जो रूप था वो साहित्य का रूप था तो वो लिखा गया। और उसकी आप जानते हैं जो हम लिखित रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका अपना एक व्याकरण होता है, जिनके हम नियमों को नहीं तोड़ सकते। अगर हम उनके नियमों को तोड़ेंगे तो वो हमारी जो शुद्ध रचना या शुद्ध ग्रंथ नहीं कहलाया जाएगा। तो व्याकरण के पूरे नियमों का पालन करके ही उस ग्रंथ की रचना की जाती थी, तो इसलिए वो बंद कर रह गया था। परंतु जो अपभ्रंश का दूसरा हिस्सा था, दूसरा उसका पार्ट जो था जिसमें आम बोलचाल का प्रयोग किया जाता था, उसका निरंतर विकास होता रहा, जिससे अपभ्रंश के नागर, उपनागर, ब्राचड़ 3 रूप हो गए। जो नागर ही मूल अपभ्रंश है। यहाँ पे जो अपभ्रंश के 3 पार्ट हुए थे, नागर, उपनागर और ब्राचड़, उसमें जो नागर है वही मूल अपभ्रंश है, जिसके आधार पर शोर शैनी प्राकृत को माना जाता है। इस भाषा यानी जो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ था, राजस्थानी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये जो आपका बोलियों का मैंने उपबोली, बोली और हिंदी भाषा का उद्भव विकास जो करवाई है क्लास, उसमें मैंने डिटेल में ये सारी कराई है कि हमारी कौन सी उपबोली कहाँ से आई है। उसमें सारा कंप्लीट आपको मिलेगा कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक आर्य भाषा, फिर हमारे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आई, फिर मध्य में हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमारे जो मध्य है उसके बाद हमारी आधुनिक आर्य भाषा आती है।
उसमें सारा कंप्लीट, और हिंदी की उपबोलियों में हमने सब कुछ किया था, शोर शैनी, प्राकृत, मगधी, अर्ध मगधी, सारा कंप्लीट। तो आप वहां से उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन सी जो उपबोली है वो कहाँ से ली गई है। तो आप जो मेरी पहली वीडियोस हैं उनको देखिए प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि हमारी राजस्थानी भाषा पश्चिमी हिंदी की जो बोली है, जो कि शोर शैनी अपभ्रंश से निकली है, जिसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है। यानी जो हमारी शोर शैनी अपभ्रंश से निकली है, उसी का जो साहित्य रूप है उसको हम क्या कहते हैं, डिंगल नाम कहते हैं। शोर शैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, हमारी पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी में क्या थी, हमारी राजस्थानी, और राजस्थानी से ही हमारी क्या बनी है, डिंगल भाषा बनी है। तो आप इसको एक तरह से एक चार्ट की तरह भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप डालेंगे शोर शैनी अपभ्रंश, उसके बाद आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आती है आपकी राजस्थानी, और फिर लास्ट में आती है आपकी डिंगल। यानी जो हमारी डिंगल भाषा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, वो राजस्थानी जो भाषा है उससे उत्पन्न हुई है। आगे हम देखते हैं जो हमारी डिंगल भाषा है उसके अलग अलग नामकरण किया गया, अलग अलग जो साहित्यकार थे उन्होंने उनको उसको अलग अलग नाम दिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर एल पी टेसीटोरी, जिन्होंने इसको अनियमित या गवारू भाषा कहा। उसके बाद आते हमारे हरि प्रसाद शास्त्री, इनके अनुसार डंगल से बना है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो डिंगल शब्द है वो कहाँ से बना है, डंगल से बना है। फिर आते हैं हमारे गजराज ओझा, डिंगल भाषा में जो ड वर्ण की आवृत्ति अधिक होने के कारण इन्होंने इसका नाम, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें ड वर्ण की आवृत्ति अधिक है। जो हम डिंगल भाषा हमारी होती है, जब हम डिंगल भाषा को लिखते हैं तो उसमें ड वर्ण की आवृत्ति बहुत बार होती है, इसी कारण इस भाषा का नाम डिंगल रख दिया गया। आगे आते हैं पुरुषोत्तम स्वामी, वो कहते हैं कि जो डिंगल है वो डिम और गल से बना है, जिसमें डिम का तो अर्थ होता है डमरू की ध्वनि, और गल का अर्थ होता है गला, अर्थात बालक की भाषा या बोली या डमरू की ध्वनि या डमरू की भाषा। उन्होंने ये माना है डिंगल जो भाषा उसका नामकरण। आगे हम देखते हैं, आगे हमने यहाँ पे हमने डिंगल भाषा के बारे में किया। जो हमारी डिंगल भाषा थी वो राजस्थानी भाषा से आई, और ये साहित्यिक रूप है, ये साहित्यिक रूप का नाम ही डिंगल पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे अपनी पिंगल भाषा के बारे में, जिसको ब्रज भाषा भी कहा जाता है। ब्रज का अर्थ क्या होता है, ब्रज का अर्थ होता है पशु समय समूह या गोचारण भूमि या उनके बांधने का स्थान, उसको हम कहते हैं ब्रज। इसका जनपद वाचक अर्थ बाद में विकसित हुआ। ब्रज प्रदेश का नाम पहले मथुरा या सोरशैन प्रदेश था। श्री कृष्ण के समय में ब्रज में निश्चित भूभाग था जिसके अधिपति नंद थे। मध्यकाल में ब्रज और मथुरा एक रूप के प्राय हो गए थे। पहले ब्रज और मथुरा अलग थे, परंतु मध्यकाल में इनको एक कर दिया गया था। जो ब्रज भाषा है वो शोर शैनी अपभ्रंश से विकसित लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास, जब यह साहित्य की भाषा बनी। यानी जो ब्रज भाषा है इसका कहाँ से उदय हुआ है, ये शोर शैनी अपभ्रंश से, और इसको हम पिंगल भाषा भी कहते हैं। ये थी हमारी डिंगल पिंगल भाषा। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आदिकालीन जो हमारा चारण काव्य था उसकी क्या विशेषताएं थी। चारण काव्य में आपको बता चुकी हूँ चारण काव्य क्या था। चारण काव्य यानी जिसमें अपने आश्रयदाताओं या राजा महाराजाओं की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की गई है, जिनका बहुत ही ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो जो वो हमारा चारण काव्य था उसकी क्या विशेषताएं थी, तो उस काव्य की विशेषताएं थी, एक तो आश्रयदाताओं या राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। उसके बाद है वीर और श्रृंगार का समन्वय, यानी जहाँ पर राजा महाराजाओं की बात बात होगी वहां पर वीर रस का प्रयोग तो होगा, क्योंकि राजा महाराजा जो थे वो युद्ध करते थे। तो युद्ध करते थे तो जहाँ पे युद्ध का वर्णन होगा वहाँ वीर रस तो अपने आप आ जाता है। और जो हमारा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की वर्णन इसमें इसलिए मिलता है क्योंकि वो राजा महाराजाओं की जो उनकी शरीर था या उनकी खूबसूरती था उसकी भी बहुत बखान करते थे। तो हमारा जो ये था चारण काव्य, इसमें वीर और श्रृंगार रस दोनों देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऐतिहासिकता की
अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य, यानी इसमें ऐतिहासिकता कम थी। जो चीज़ें हुई हैं वो कम थी, कल्पना बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। जो वीर गाथाएँ थी उनमें कवियों ने चरित्र चित्रण में जो उनके जो वीर थे, यानी जिनका वो वर्णन कर रहे थे अपने राजा महाराजाओं का, उनका जब उन्होंने चरित्र का चित्रण किया तो उनमें उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इसमें कल्पना ही कल्पना भरी है। ऐतिहासिकता तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा की जाती थी। ऐसे ही जब वीर गाथाओं में वीर रूप सौंदर्य का वर्णन किया किया है, जो कवि थे उन्होंने जो वीर गाथाएं लिखी हैं उसमें भी खूब बढ़ चढ़ के सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिससे कि वीर रस और श्रृंगार रस दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। और आश्रयदाताओं की जो राजाएं थी, उनकी जो राजा थे उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा उन्होंने की है, उनके युद्धों युद्धों की बहुत प्रशंसा की है, उनकी वीरता की बहुत प्रशंसा की है। आगे हम देखते हैं, आगे है इसमें वीर गाथाओं में भावोन्मेष का अभाव, यानी जो उन्होंने वीर गाथाओं का वर्णन किया था उनमें भावों का, जो उसमें भाव है उनका अभाव देखने को मिलता है। प्रबंध व मुक्तक गीत परंपरा, इसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक गीत परंपरा देखने को मिलती है। छंदों की विविधता, बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। रासोचरित काव्य, जो रासोचरित काव्य है वो जो आदिकालीन चारण काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। और डिंगल भाषा का सौंदर्य, यानी इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है, डिंगल भाषा का सौंदर्य देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आदिकालीन जो हमारा अपभ्रंश साहित्य था उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम एक एक करके सभी जो उसके उस समय के जो रचनाकार थे उनका एक एक करके वर्णन करेंगे, उनकी सभी रचनाएं बताएंगे। और वो सारी रचनाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम अपने आदिकालीन जो हमारा अपभ्रंश साहित्य है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसमें जितने भी साहित्यकार हुए उनकी सारी रचनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप अपनी तैयारी ऐसे ही बरकरार रखें, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। और बार बार कहूँगी कि जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको उठाइए और उनमें से प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।